वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो बीएड या एसएससी किए हुए हैं और शिक्षा विभाग में किसी भी पद पे लगना चाहते हैं, और विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विद्या संबल योजना के बारे में विस्तृत जो आदेश है उसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से आज दिनांक 17/10/2022 को ये विद्या संबल योजना है, उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए। किस तारीख से क्या क्या प्रोग्राम होगा, क्या शेड्यूल होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या योग्यता रहेगी, समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा आप देखें ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे पहले तो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक को संबोधित करते हुए लिखा हुआ है, और दूसरा समस्त संस्था प्रदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय या राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सभी के लिए ये विज्ञप्ति है। और विषय है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। काफ़ी बेसब्री से कई लोग इंतजार कर रहे थे। मेरे इस चैनल पे भी कई जो भी युवा साथी है उन्होंने इसके बारे में बार बार पूछा है, तो आज उनकी जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 62 वित्त और 2022 जयपुर दिनांक 30/3/2021 के क्रम में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों या राजकीय अन्य जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, यानी कि सभी इस प्रकार के सरकारी विद्यालयों में जो रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत स्पष्ट रिक्त पदों पर, यानी कि ऐसे पद जो स्पष्ट रूप से रिक्त है, वो कौन कौन से पद होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में आगे आ जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के लगाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश है वो जारी किए जाते हैं। अब पद और ये अर्हता क्या है, यानी क्या क्या योग्यता है। सबसे पहले व्याख्याता, विभिन्न विषयों की व्याख्याता। अब इसके लिए योग्यता क्या होगी कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1900/2021 के संबंधित पद और विषय में वर्णित प्रावधानों के अनुसार। तो इसका सामान्य सा अर्थ हुआ, मैं आपको सरल भाषा में बता दूं। अगर व्याख्याता पद पे आपको लगना है तो आपको संबंधित विषय में जिस विषय का जैसे व्याख्याता पद रिक्त है, जैसे इतिहास का पद रिक्त है तो आपको MA इतिहास में होना जरूरी है, और इसके अलावा BEd की जो प्रशिक्षण योग्यता वो आपके पास होनी जरूरी है। उसी तरह से जैसे किसी भी विषय का, जैसे कॉमर्स का कोई पद है तो उसके संबंध में जो भी विषय उसमें मास्टर डिग्री यानी MA होना जरूरी है और BEd होना जरूरी है। वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषयों के जो पद रिक्त होंगे तो उसमें भी सेवा नियम 2021 के अनुसार जो भी संबंधित पद और विषय है तो उसका भी प्रावधान ये है कि अगर आप वरिष्ठ अध्यापक किसी पद पर लगना चाहते हैं तो आपको संबंधित विषय में BA + BEd होना जरूरी है। अब जैसे आपके विज्ञान विषय का पद खाली है तो आपको BSc होना जरूरी है और इसके अलावा BEd होना जरूरी है। अगर गणित का पद रिक्त है तो आपको आपके BA या BSc में अगर मैथ्स है, ग्रेजुएशन लेवल तक आपके मैथ्स होना चाहिए सब्जेक्ट, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सामाजिक का कोई विषय है तो उसमें BA होना जरूरी है और BEd होना जरूरी है। अध्यापक लेवल 2 में भी आपको नियमानुसार जो भी योग्यता है और उसमें भी BEd प्लस संबंधित जो विषय है सामाजिक का या उसमें जो भी विषय है विज्ञान का सामाजिक का, उसमें ग्रेजुएशन सामान्य एक पद योग्यता है। और लेवल 1 में जैसे कि आपको पता होगा, लेवल 1 में इसके लिए आपके पास में SCC यानी जो BSc से अभी कहलाती है तो SCC होना जरूरी है, और उसके अलावा SCC के साथ साथ में आपके इसमें BEd या मतलब SCC के बाद में सीनियर लेवल तक आपकी अध्ययन, जैसे लेवल 1 की जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और BSc या SCC का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। तो आप अगर SCC है यानी आपकी BSc SCC हो चुकी है और आप सीनियर लेवल पे पास है तो आप लेवल 1 में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी विषय होते हैं तो कॉमन जो भी है योग्यता है उसकी सीनियर + BSc है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के लिए जो भी जो निर्धारित योग्यता है और सामान्य रूप से इसमें +2 साइंस फैकल्टी से होना जरूरी है, जो भी जैसे विज्ञान की जो परीक्षा वगैरह है। और शारीरिक शिक्षक के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें BPEd या CPEd या जो भी नियमानुसार जो भी डिग्री है वो आपके पास होनी अनिवार्य है। तो ये कुछ सामान्य मैंने जो अपने जानकारी से विवेक से बताइए। अब इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश है, वो भी हो सकता है बाद में आ जाएंगे, तो वो आप एक बार गौर से देख लें। मैं सिर्फ आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ कि ये सामान्य न्यूनतम योग्यता है। अब इसमें कुछ आगे पीछे होगा तो वो आप देख सकते हैं, या जो भी अपडेट होगी वो मैं आगे आपको बता दूंगा। अब इसमें नोट लगा हुआ है कि एक तो गेस्ट फैकल्टी है तो न्यूनतम आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी, यानी कि जो भी पद है उसमें जो भी न्यूनतम आयु है कि जैसे जिस पद के लिए जो आयु निर्धारित है तो न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है वही होगा, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आगे जो आप जैसे यहाँ देखेंगे कि विद्या संबल के तहत में गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे, यानी सेवानिवृत्त भी लग सकते हैं और निजी भी लग सकते हैं। इसका मतलब अपर एज में
कोई उसमें बाध्यता नहीं है, यानी अधिकतम उम्र कितनी भी हो सकती है, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो भी होंगे वो 60 वर्ष से अधिक के होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यूनतम जो आयु है वो 18 साल, जैसे हर योग्यता या सामान्य जो होती है उससे अधिक आयु होनी चाहिए, और इसके अलावा जो भी योग्यताएं हैं वो निर्धारित पद के लिए जो योग्यता है वो होनी चाहिए। दूसरा, सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदन पद की न्यूनतम योग्यता वांछित अर्जित की हो। यानी कि अगर मान लो जैसे कोई अध्यापक है वो लेवल 1 से अगर रिटायर्ड हुआ है तो वो लेवल 1 के पद पर लग सकता है, वो व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी योग्यता है वो अगर BSc है तो। उसी तरह से जैसे परंतु जैसे अध्यापक लेवल 1 या लेवल अध्यापक 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रिट परीक्षा की बाध्यता नहीं होगी। अब जैसे सामान्य रूप से अभी जो रिट का जो प्रावधान किया गया, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 में जो सेवानिवृत्त होंगे उनके लिए रेट की बाध्यता नहीं होगी। इसका मतलब अन्य के लिए रेट की बाध्यता हो सकती है। इस संबंध में और भी अगर कोई आगे कोई आदेश आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरा, सेवानिवृत्त शिक्षक है अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गेस्ट फैकल्टी रूप में कार्य कर पाएंगे। यानी सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्ति जो भी अगर 5 साल उनको सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो फिर उनको अप्लाई करने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी अभी 1, 2, 3 साल में ही सेवानिवृत्त हुए तो अधिकतम 65 साल की उम्र तक वो गेस्ट फैकल्टी रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे। तो ये है। इसके अलावा भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद और विषय की संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यानी कि जैसे मान लो विषय अध्यापक है तो उनके तो लिए जैसे हिंदी की है तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे सामाजिक के या विज्ञान के स्टूडेंट जो भी अगर कोई शिक्षक लगना चाहते हैं तो उनको अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अगर लगना है तो उनको अंग्रेजी आनी जरूरी है, और खास करके अंग्रेजी माध्यम में उनको पढ़ाना आना चाहिए। ये एक सामान्य शर्त है। अब रिक्तियां कैसे होगी, यानी कौन कौन कहाँ पोस्ट वैकेंट होगी, तो विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। स्वीकृत और स्पष्ट रिक्त पद है। इसके अलावा विद्या संबल योजना के तहत अल्प भाषा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के रिक्त पदों को भी शामिल किया जाना है। यानी इन पदों पे भी अगर कोई मान लो पोस्ट वैकेंट है इन पदों की तो भी इनमें भी भर्ती होगी। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त जो विषय होंगे उन पर पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। यानी वहाँ अगर पहले से अगर कार्यरत कोई शिक्षक है तो उनको लगाया जाएगा, और कम से कम एक बार साक्षात्कार की प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्त के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी स्पष्ट रिक्त का मतलब हो गया कि जैसे महात्मा गांधी विद्यालय में सामान्य रूप से ये नियम है कि जो भी सरकारी कर्मचारी जो लगे हुए शिक्षक लगे हुए हैं उनमें से ही साक्षात्कार के द्वारा चयन होता है, लेकिन साक्षात्कार के बाद भी अगर पद नहीं भरे जाते हैं तो उनको स्पष्ट रिक्त मानते हुए उन पदों को भरा जाएगा। और उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं में तो गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने तो रिक्त के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी जिन पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुए उसमें नहीं लगाया जाएगा। यानी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और पोस्ट वैकेंट रही है तभी लगाया जाएगा। अगर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो वहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। यानी जैसे मान लो अभी कोई नई महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम रिलीज हुई है तो वहाँ पहले साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी, और साक्षात्कार प्रक्रिया में अगर पोस्ट रिक्त रह जाती है तभी गेस्ट फैकल्टी को लगाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अब इस आवेदन पत्र आमंत्रित करना तो संबंधित प्राचार्य हैं, यानी अगर मान लो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो प्राचार्य या उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय और उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए संबंधित PO विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने वाले स्पष्ट रिक्त पदों का चिन्हीकरण कर पदवार विषयवार प्रकाशन विद्यालय PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सार्वजनिक स्थलों पर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक कार्यालय और विभागीय वेबसाइट पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक कार्यालय के माध्यम से किया जाकर निर्धारित प्रारूप में प्रारूप जो संलग्न है पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। यानी जो भी वैकेंसी होगी रिक्त पद होंगे उनकी सूचना है वो PO है वो अपने विद्यालय में भी लगा देंगे, और हो सकता है जो भी DO ऑफिस में मिल जाएगी, और जो भी कार्यालय विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी विद्यालयवार जो भी रिक्त पद है उनकी सूचना है वो यथासमय अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन पत्रों की जांच और वरीयता सूची का निर्माण कैसे होगा, तो आवेदन पत्रों की जांच और वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, और इसके लिए विद्यालय स्तर पर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। अब 3 समिति सदस्य में कौन कौन होंगे, PO यानी प्रधानाचार्य जो PO है या जो भी कार्यवाहक PO है वो उसके अध्यक्ष होंगे। यानी जो भी कक्षा 12 जो विद्यालय है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके जो भी संस्था प्रधान है वो अध्यक्ष होंगे। अगर मान लो विद्यालय में PO का अलग पोस्ट है तो PO होंगे, अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा विद्यालय के 2 वरिष्ठतम व्याख्याता, और अगर व्याख्याता का पद रिक्त है तो जो वरिष्ठ अध्यापक जो होंगे
वो इसके सदस्य होंगे। इस तरह से 3 सदस्य जो समिति होगी वो मेरिट का डिसाइड करेगी। और वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के 1 या 2 या यथा आवश्यकता वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु सदस्य नियुक्त करेंगे। यानी कि मान लो विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक भी नहीं है और व्याख्याता भी नहीं है, तो आसपास के जो भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीपीओ कार्यालय से यथासंभव 2 वरिष्ठ व्याख्याताओं को नियुक्त किया जाएगा जहाँ अधिक संख्या में होंगे वहाँ से। तो अब इसमें समिति के क्या दायित्व होंगे, यानी किस तरीके से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। तो जो भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उसके पदवार और विषयवार आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। यानी प्रत्येक पद के लिए, जैसे मान लो लेवल 1 का पद रिक्त है तो उसके लिए कितने आवेदन आते हैं, या जैसे वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान वर्ग का जो भी पद है वो रिक्त है तो उसके लिए कितने आवेदकों की सूची, जो भी आवेदन आएंगे उनकी एक सूची तैयार करेंगे और सूचना पट पर प्रकाशित करेंगे कि इन आवेदकों ने जो आवेदन किया है। उसके बाद में आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र या अपात्रों की सूची पदवार विषयवार तैयार कर नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा तो इसका आधार एक तो शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता मुख्य रूप से होगा, और उसमें न्यूनतम आयु का प्रावधान है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके अलावा पदवार और विषयवार पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद में वरीयता सूची में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारण, उनके आवेदित पद के लिए संबंधित सेवा नियम में वांछित न्यूनतम योग्यता की प्राप्तों के 75%। यानी कि जैसे मान लो मैंने आप बता दिया कि जैसे अगर व्याख्याता रूप के लिए आपको अगर आवेदन करना है तो मेरिट कैसे बनेगी, तो व्याख्याता के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, जैसे एमए है तो एमए के जितने भी परसेंटेज उसका 75% निकाला जाएगा। और वांछित न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता, यानी कि अगर मान लो जैसे व्याख्याता के लिए बीएड अनिवार्य है तो बीएड के जो भी परसेंटेज होंगे उसका 25%, इन दोनों को जोड़ करके मेरिट डिसाइड की जाएगी। यानी कि जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होगी तो इसमें शैक्षणिक योग्यता का वेटेज 75% रहेगा और प्रशैक्षणिक का 25% होगा। या जैसे मान लो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके बीएससी में जितने भी परसेंटेज होंगे उसका 75% काउंट किया जाएगा, और अगर आपके बीएड में जितने भी परसेंट होंगे उसका 25% काउंट करके दोनों को जोड़ करके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। और उसी के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और जो भी वरीयता में जो प्रथम या जितने भी पद रिक्त होंगे उसके अनुसार चयन किया जाएगा। प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले वर्ग को कम आयु के अभ्यर्थी की वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यानी मान लो 2 अभ्यर्थी जिनके समान परसेंटेज बन रहे हैं जो भी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता के, तो उनमें से जिसके भी एज ज़्यादा होगी उसको पहले नंबर पर वरीयता दी जाएगी, क्योंकि अधिक एज वाला है वो हो सकता है बाद में ओवर एज हो जाए, कम एज वाले को बाद में मौका मिल सकता है। तो सामान्य नियम ही होता है कि अधिक एज वाले को जिसकी भी आयु ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। और पदवार विषयवार तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों में से सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के नाम विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु उक्त समिति अपनी अनुशंसा जो पीओ या प्रधानाचार्य को करेगी। और उसके बाद में प्रधानाचार्य क्या कार्य करेंगे, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य प्राचार्य प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंधित पीओ द्वारा रिक्तियों की पहचान और प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद में चयन समिति की जो अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जाँच कर उन्हें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा और 7 दिवस में कार्य आरंभ करने का पत्र जारी किया जाएगा। किस तरह का जो पत्र होगा वो भी आगे इसमें दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि अगर चयन हो जाता है किसी भी अभ्यर्थी का तो उसका जो भी चयन हो वो पूर्णतः अस्थायी होगा, यानी ये टेम्परेरी पद होगा। स्थायीकरण के लिए उसका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और लेटर देने के बाद में 7 दिन के अंदर उसको अपना जो भी कार्यभार है यानी पढ़ाई का कार्य वो शुरू करना पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी कार्य आरंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में पीओ को शपथ पत्र देना पड़ेगा। जो भी शपथ पत्र होगा वो निर्धारित फॉर्मेट में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था, उनके कार्य संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर मानदेय भुगतान की कार्रवाई करना, यानी जो पीओ होंगे वो मानदेय का भुगतान भी है वो उसके कार्य संशोधन होगा उसके अनुसार करेंगे। और रिक्त पद भर जाने पर उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात की जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो व्याख्याता इतिहास या पॉलिटिकल साइंस के पद पे लगा हुआ है और सरकार की तरफ से वो पद वहाँ किसी भी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति हो जाती है तो वहाँ पे लगा हुआ कार्मिक है वो स्वतः एक तरह से मुक्त माना जाएगा, यानी उसकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। या मान लो वरिष्ठ अध्यापक कोई लगा हुआ है गेस्ट फैकल्टी में विज्ञान वर्ग या गणित में और उसके संबंध में आरपीएससी द्वारा भर्ती के द्वारा या विभागीय ट्रांसफर के द्वारा अगर कोई स्थायी कर्मचारी या अध्यापक लिख जाता है तो वो पद है वो समाप्त माना जाएगा, आपकी सेवा है वो समाप्त मानी जाएगी। और यदि कार्य असंतोषजनक है तो भी उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना ये भी पीओ का अधिकार क्षेत्र होगा।
और विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में के सेवानिवृत्त शिक्षक या निजी अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी अधिकतम आयु इसकी 65 वर्ष होंगी, जिसमें सेवानिवृत्त भी 65 वर्ष के बाद में नहीं लग पाएंगे, और जो भी निजी अभ्यर्थी भी है वो भी अधिकतम 65 वर्ष, और न्यूनतम आयु जो सामान्य रूप से जो निर्धारित होती है वो होगी, और सामान्य रूप से लगभग 18 साल होती है। तो ये है। अब इसका टाइम टेबल क्या होगा, किस तरीके से फॉर्म या लिए जाएंगे या किस समय क्या वैकेंसी प्रारंभ होगी, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो 1/11/2022 से फॉर्म है, ये दिनांक जो भी 1/11 तक इसकी विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा। यानी कहाँ कहाँ कितनी वैकेंट पोस्ट है उसका पता है, वो 1/11 को लग जाएगा। यानी 1/11 को जो भी वैकेंट पोस्ट है उसका आपको संख्या मिल जाएगी, कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट वैकेंट है। और 2 तारीख से, यानी विद्यालय समय में जैसे अभी जैसे 10 से 4 का समय है, तो 2 तारीख से लेकर के 4/11 तक, यानी 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो आवेदन है वो आवेदन करना है। तो आप जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आप तैयार रखें। और आवेदन का जो समय है वो 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक नवंबर में होगा। उसके बाद में 5/11 को आवेदनों की जो भी सूची है वो प्रकाशित होगी। यानी स्कूल में जो भी आवेदन आएंगे उसकी सूची बना करके प्रकाशित करेंगे कितने आवेदन आए हैं। उसके बाद में 7/11 को पात्रता सूची भी तैयार की जाएगी, यानी जिसके भी फॉर्म पात्र होंगे उनको अलग रखा जाएगा, जो पात्र नहीं होंगे उनकी अलग लिस्ट बनाई जाएगी, और उसी के आधार पर पात्र जो भी कैंडिडेट होंगे उनकी वरीयता सूची बनाई जाएगी। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वरीयता सूची के अंतर्गत शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के जो भी परसेंटेज है उन्हीं को आधार माना जाएगा। और वरीयता सूची के प्रकाशन के बाद में अगर किसी अभ्यर्थी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप 9/11 तक ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। यानी 9/11/2022 को आपत्तियां मांगी जाएगी, और आपत्तियों के निराकरण के बाद में 10/11 को, यानी 10 नवंबर को अंतिम सूची जो स्थायी सूची है वो प्रकाशित की जाएगी, जिसमें जो भी आपत्ति है उसका निराकरण किया जाएगा। और 11/11 को मूल दस्तावेजों की जाँच होगी, और मूल दस्तावेजों की जांच में आपको जो भी डॉक्यूमेंट विशेषकर शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट है उनकी जांच करवानी पड़ेगी। और अगर उसमें आपके कोई गलती है तो फिर आपका आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। और अगर सही डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो 12 तारीख को कार्यालय जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा, और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको, या 5 दिन के अंदर अंदर 12 से 7 यानी 19 तारीख तक कार्यकरण की अंतिम सीमा होगी। यानी 19/11 तक किसी भी हालत में आपको कार्यकरण करना पड़ेगा अगर आपका गेस्ट फैकल्टी में चयन हो जाता है तो। अब इसके तहत जो मानदेय होगा वो कैसे होगा, तो अध्यापक लेवल 1 और 2 यानी लेवल प्रथम और द्वितीय जो है, यानी अध्यापक तृतीय श्रेणी के लिए कक्षा 1 से 8 तक जो भी पढ़ाने वाले हैं उनके लिए प्रति घंटा, यानी 1 घंटे का मतलब हो गया पीरियड नहीं है, 1 घंटे का मतलब हो गया 1 आवर, यानी 60 मिनट है, उसका 300 रुपये है। और अधिकतम मानदेय, अगर पूरे दिन आप विद्यालय में रहते हैं या पढ़ाते हैं तो आपको 21,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक जो 9 से 10 तक पढ़ाएंगे उनके लिए 350 रुपये प्रति घंटे के रूप में मानदेय होगा, और अधिकतम 25,000 रुपये, यानी अगर पूरे दिन जो भी पढ़ाएंगे तो 25,000 रुपये। इसी तरह से प्राध्यापक यानी व्याख्याता जो 11वीं 12वीं में पढ़ाएंगे उनके लिए 400 रुपये प्रति घंटे के 400 रुपये, और अधिकतम 30,000 रुपये। और प्रयोगशाला सहायक की जहाँ पोस्ट वैकेंट है वहाँ 300 रुपये प्रति घंटा या 2100 रुपये अधिकतम मानदेय, और शारीरिक शिक्षक के लिए भी 300 रुपये और 21,000 रुपये अधिकतम मानसिक मानदेय होगा। अन्य जो भी बातें हैं वो ये है कि चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिन में सहमति प्रदान करनी होगी, और प्रधानाचार्य या प्राचार्य या पीओ द्वारा नियुक्त किए गए दिनांक और कार्य समय पर वे कार्य करने आएंगे। यानी कि 7 दिन के अंदर आपको यहाँ से कार्यकरण करना, यानी अपना जो अध्यापन शुरू करना पड़ेगा। और निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने या पूर्व में आमंत्रित किए गए गेस्ट फैकल्टी को हटाए जाने से रिक्त हुए पद पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में लगाया जा सकेगा। यानी मान लो कोई व्यक्ति को 1 नंबर पे आ गया, उसको कह दिया, लेकिन वो 5-7 दिन में अंतिम तारीख तक अगर कार्यकरण नहीं करता, यानी कि पढ़ाई शुरू नहीं करता और अपनी सहमति लिखित में नहीं देता है, तो उसका नाम हटा करके उसके अगले जो क्रमांक यानी 2 नंबर वाले का अभ्यर्थी है उसको गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में नियुक्त किया जाएगा। और उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत यानी सत्र के अंत तक या नियमित प्रक्रिया से भरे जाने वाले पद तक, या अगर मान लो सरकार के द्वारा भर्ती पद पे हो जाती है किसी भी अध्यापक की, तब तक, यानी कि जब तक स्थायी रूप से कोई क्रमांक नहीं लिखता तब तक पूर्णतः अस्थायी तौर पे लगाया जाएगा। यानी या तो सत्र अगर पूरा होता है और कोई भी कर्मचारी या सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता है तब तक गेस्ट फैकल्टी रहेंगे, या नियमित कोई किसी भी नियुक्ति हो जाती है किसी भी उस पद पर तो वो पोस्ट है वो भरी हुई मानी जाएगी और गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले निजी अभ्यर्थियों या सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30/3/2021 में वर्णित है। यानी कि जिसका जो भी
वित्त विभाग का जो परिपत्र होगा वो मैं आपको अगर जरूरत पड़ी तो अगले वीडियो में बता दूंगा क्या क्या है। और इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के जो भी कार्य होंगे उनका अवलोकन है प्रधानाचार्य या प्राचार्य या पीओ है वो समय समय पर करेंगे। और कार्यकुशलता अगर सही नहीं है, दुराचरण है, अनियमितता है या कार्य में अनुपस्थित है तो उस दिशा में बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये सारे अधिकार है वो पीओ के पास में रहेंगे। और गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्ययन कार्य करवाएंगे। इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, यानी इन्हें सिर्फ पढ़ाई का कार्य सौंपा जाएगा, इसके अलावा कोई भी कार्य है वो नहीं सौंपा जाएगा। और ये निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए, यानी इसी शैक्षणिक सत्र के लिए, यानी 30 जून तक जो शैक्षणिक सत्र चलेगा या जब तक भी चलेगा उस तक है, उसके बाद में ये स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो निर्देश थे इसके संबंध में वो मैंने बता दी। अब इसमें जैसे विद्या संबल के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हैं तो संस्था प्रधान द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप, यानी संस्था प्रधान जिसको भी सिलेक्ट करेगा मेरिट लिस्ट के आधार पे, तो इस तरह का प्रमाण पत्र जो भी नाम होगा पता होगा और उसको जैसे नाम आ जाएगा, उसमें पिता का नाम आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ जाएगा, किस पद पे उसका चयन हुआ है और पूर्णतः अस्थायी रूप से चयन होगा। और उनको कहा जाएगा कि आपको दिनांक इतनी तारीख को इतने बजे उपस्थित होकर के अपना कार्य शुरू करना है। और उसमें आपको जो भी दस्तावेज है उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाए हैं ओरिजिनल, उनकी फोटोकॉपियाँ और संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, जो भी शपथ पत्र होगा वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी ये आगे का प्रोसेस होगा। और दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज भी साथ लेकर आए और निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह प्रस्ताव आपकी अस्वीकृति मानते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कार्य 5-7 दिन का जो भी समय उसमें कार्यक्रम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट व्यक्ति को लगा दिया जाएगा। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको प्रति घंटा मानदेय होगा जो अधिकतम इतने मासिक से अधिक नहीं होगा। तो जो भी पद होगा उसके अनुसार यहाँ जो भी लिखना जाएगा वो लिखा जाएगा। और रिक्त पद पर नियमित प्रक्रिया से शिक्षक की नियुक्ति, यानी जब सरकार अगर किसी पद पर सरकार किसी शिक्षक की नियुक्ति कर देती है या तो तब तक या सत्रांत तक, जो भी समय पहले होगा उस तक जो भी ये नियुक्ति मानी जाएगी, उसके बाद में इसको निरस्त माना जाएगा। ये प्रधानाचार्य द्वारा जो भी प्राचार्य है या पीओ है उनके द्वारा ये आदेश लेटर है वो दिया जाएगा। अब गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभी तक कोई जैसे एप्लीकेशन का प्रारूप नहीं है, तो एप्लीकेशन सामान्य रूप से एप्लीकेशन का प्रारूप हो सकता है कि जो भी पीओ है उसके नाम से आप एप्लीकेशन लिख करके आपकी जो भी योग्यता है, जिस पद पर आप कार्य करना चाहते हैं उसके संबंध में आप एप्लीकेशन लिख करके दे सकते हैं। या इस संबंध में अगर और भी कोई विस्तृत दिशा निर्देश या और कोई भी अपडेट हुई तो मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो ये बहुत मतलब बहुप्रतीक्षित जो गेस्ट फैकल्टी की थी उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश और पूरी जो टाइम टेबल है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से ये प्रक्रिया शुरू होगी, किस तरीके से मेरिट बनेगी, सारी बातें मैंने बता दी। और अगर इसमें फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें और अधिकतम अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।